रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज के दिन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा सीधा इस क्राइम स्टोरी का रुख करेंगे। साल 2012 की ये बात है। हल्द्वानी में, उत्तराखंड का एक शहर पड़ता है हल्द्वानी। उसी हल्द्वानी में रहने वाली एक लड़की के फेसबुक अकाउंट पर अचानक से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। अब वो लड़की उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को जब देखती है तो उस आईडी की डिटेल देख लेती है, तो पता चलता है कि इस लड़के ने जो आईडी बनाई हुई है उस पर एक हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हैं लियोनार्डो, जिन्होंने टाइटैनिक जैसी फिल्मों में काम किया है। इनका पूरा नाम तो बहुत लंबा है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। लियोनार्डो इनका नाम है। टाइटैनिक मूवी में इन्होंने काम किया है। तो ये जो लड़की थी ये भी इसी एक्टर की फ़ैन थी, हॉलीवुड एक्टर की। अब लड़की जब देखती है और इस आईडी पे जो नीचे नाम लिखा हुआ था वो नाम था कृष्णा सिंह। तो ये लड़की कुछ समझ पाती, सोच पाती, लेकिन इसके जहन में न जाने क्या ऐसा आता है कि उसके बाद में ये जो लड़की होती है उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। अब जब इन लोगों के बीच में फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई तो उसके बाद में बातचीत शुरू हुई। अब जब बातचीत शुरू हुई तो धीरे धीरे बातचीत और ज़्यादा बढ़ी। बातचीत जब बढ़ी तो दोनों ने एक दूसरे के साथ में नंबर भी एक्सचेंज किया। नंबर एक्सचेंज हो चुका था, व्हाट्सएप पर भी बातचीत होती थी, अब कॉल पर भी बातचीत होने लगी। जो लड़की थी उसने इंग्लिश से डबल MA किया हुआ था, यानी लड़की काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की थी। दूसरी तरफ ये जो लड़का था कृष्णा सिंह, इसने भी अपने बारे में कुछ नहीं सुनाया, छुपाया। इसने बताया कि उसने 12वीं तक पढ़ाई की है। और इन दोनों के बीच में जब बातचीत होती रही, समय गुजरता रहा, दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट हो गया, भरोसा हो गया। तो उसके बाद में ये जो कृष्णा सिंह होता है ये इस लड़की से कहता है कि हम लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि शादी की बात आगे बढ़ानी है, इस रिश्ते को एक नाम देना चाहिए। तो जो लड़की होती है कहती है कि पहले मिलते हैं, उसके बाद में शादी का सोचते हैं। और आखिरकार सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं और उसके बाद ये लोग हल्द्वानी में ही एक जगह पर मुलाकात करते हैं। जब ये दोनों हल्द्वानी में एक जगह पर मुलाकात करते हैं तो जो कृष्णा सिंह था ये सफारी गाड़ी से उतरता है। इसके हाथ में महंगे फ़ोन होते हैं, शर्ट जो थी वो इन करा हुआ था और महंगे गोगल्स इसने पहन रखे थे, हाथ में महंगी घड़ी थी, बढ़िया जूते, बढ़िया पैंट शर्ट, बढ़िया। एक ऐसे तरीके से ये उतरता है कि जो लड़की थी जब वो कृष्णा सिंह को देखती है तो इसे देखने के बाद में बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है। उसके बाद में इससे मुलाकात करती है, बातचीत होती है, तो बातचीत से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है। अब लड़की इस बारे में अपने घर पे बताती है। घर पे जो पिताजी थे उनकी तो डेथ हो चुकी थी, माँ ही बस थी, बाकी एक भाई था। माँ जो थी उत्तराखंड के अंदर हेल्थ सेक्टर में काम किया करती थी, तो पूरे घर की जो जिम्मेदारी थी ये उस माँ के ही ऊपर थी। अब उसके बाद में ये जो लड़का और लड़की थे ये दोनों बातचीत करते रहते हैं, बातचीत आगे बढ़ती रहती है। लड़की अपनी तमाम मजबूरियों के बारे में कृष्णा सिंह को बताती है कि कैसे कैसे उसके पिताजी हैं नहीं, घर की पूरी जिम्मेदारी माँ के ऊपर है, भाई के ऊपर है, मैं हूँ, तो मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी माँ और मेरा जो भाई है पूरी तरीके से अकेले हो जाएंगे। तो ये जो लड़का होता है ये कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, दरअसल तुम्हारी माँ मेरी माँ है, तुम्हारा भाई मेरा भाई है, तो तुम्हारी फैमिली को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद में लड़की बताती है कि उसके एक हाथ में स्किन की थोड़ी प्रॉब्लम है। लड़का कहता है कि मुझे इस प्रॉब्लम से कोई टेंशन नहीं है, बल्कि हम तुम्हारा इलाज कराएंगे, ठीक हो जाएगी। वैसे भी मैं इन सारी चीज़ों में कुछ ज़्यादा ध्यान देता नहीं, मुझे बस तुमसे मोहब्बत है और मुझे ये स्किन हाथ पे कोई प्रॉब्लम है तो इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो लड़की थी जब वो लड़के का इस तरीके का बिहेवियर देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। उसके बाद में जो लड़का लड़की थे ये दोनों बातचीत करते रहते हैं। फिर एक दिन ये जो लड़का होता है अपनी माँ और अपने भाई को लेकर इस लड़की के घर पहुंचता है रिश्ते की बात करने के लिए। दोनों के बीच में बातचीत होती है। बताता है कि एक फैक्ट्री उसकी मुरादाबाद में है, एक फैक्ट्री वो हरिद्वार में भी डालना चाहता है, बल्ब की फैक्ट्री, पैसा वैसा सब कुछ अच्छा है। लिहाजा उसके बाद में लड़की की जो माँ होती है ये भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि चलो ठीक है, लड़की का घर बस जाएगा, परिवार अच्छा है, तो ऐसे में लड़की की ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, हमने तो अपनी ज़िंदगी परेशानियों में काट ही ली है। लिहाजा उसके बाद में दोनों तरफ से ये जो रिश्ता होता है ये रिश्ता पक्का हो जाता है। अब उसके बाद में 14 फरवरी साल 2014 को दोनों ही परिवारों की तरफ से इस लड़की और कृष्णा सिंह की जो शादी होती है ये बड़े ही धूमधाम के साथ में हो जाती है। अब दोस्तों 14 फरवरी साल 2014 को ये शादी एक तरीके से कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में शादी के 4 साल गुजर जाते हैं। सेम तारीख 14 फरवरी साल 2018 को ये लड़की हल्द्वानी के एक पुलिस थाने में पहुंचती है और पुलिस थाने में पहुंचने के बाद में बताती है कि किस तरीके से उसका पति उसको टॉर्चर करता है, उससे दहेज मांगता है, गाड़ी मांगता है। लेकिन यहाँ तक तो चीज़ें ठीक थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पति ने उसकी बिना मर्जी के उसे बिना बताए दूसरी शादी कर ली। अब दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये जुर्म है, इसमें गिरफ्तारी का प्रावधान है। लिहाजा पुलिस वाले जो थे कृष्णा सिंह को तलब करते हैं
और इसे पूछताछ के लिए पुलिस थाने बुलाते हैं। लड़की ने जो बयान पुलिस को दिए थे उन बयानों के आधार पर 498 धमकाने के और पहली शादी बिना तोड़े दूसरी शादी करने के जुर्म में इस व्यक्ति कृष्णा सिंह के ऊपर तमाम धाराएं लगाई थी। इसे पूछताछ के लिए पुलिस थाने बुलाया गया। तमाम मेल जो पुलिस वाले थे, पुलिस ऑफिसर थे, वो बैठे हुए थे और पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने लड़की से बिना डिवोर्स दिए दूसरी शादी कर ली, तुमने उसे डराया, तुमने उसे धमकाया, तुमने उससे दहेज की डिमांड की, इस तरीके से तुमने लड़की को टॉर्चर किया, तुम तो लंबा जाओगे। अब ये जो लड़का कृष्णा सिंह था ये सारी बातें पुलिस वालों की सुनता रहता है, तमाम दलीलें, तमाम बातें, तमाम धाराओं को ध्यान में रखते हुए उसके बाद ये सिर्फ एक लाइन बोलता है, मैं लड़का ही नहीं हूँ, मैं तो लड़की हूँ। अब ये बात जैसे ही पुलिस वालों के सामने कहता है तो पुलिस वाले सोचते हैं कि ये क्या बोल रहा है। उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि एक बार फिर से बोलो, तुम क्या बोल रहे हो। तो ये कहता है कि मैं लड़का ही नहीं हूँ, मैं तो लड़की हूँ। अब पुलिस वालों को लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज़्यादा चालाक व्यक्ति है, बल्कि ये एक तरीके से लड़की बाज वाला जो होते हैं बहुत सारे लड़के, उस तरीके का लड़का है। लिहाजा पुलिस वाले इसे धमकाते हुए कहते हैं कि अभी तुझे बताता हूँ, सब कुछ सच सच बता। तो उसके बाद में ये लड़का कहता है कि साहब मैं लड़की नहीं हूँ, सॉरी मैं लड़का नहीं हूँ, लड़की हूँ। आप चाहें तो किसी भी बड़े डॉक्टर को बुला लें, उसके बाद मेरा एग्जामिन करा लें, आपको पता चल जाएगा कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। अब जैसे ही ये बात ये लड़का पुलिस वालों के सामने कहता है, अब पुलिस वालों के तो एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार ये लड़का पुलिस वालों के सामने ऐसा क्यों बोल रहा है कि वो लड़का नहीं है बल्कि लड़की है। ये लड़का जिस कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहा था कि मैं लड़की हूँ, इससे पुलिस वालों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। पुलिस वालों को लगता है कि अगर ये लड़का सच बोल रहा है और ये लड़की है तो फिर हम इससे बातचीत क्यों कर रहे हैं, हमें तो किसी महिला पुलिस ऑफिसर से इसको इंटरोगेट कराना था। लिहाजा उसके बाद में जो पुलिसकर्मी इसके पास बैठे हुए थे वो इससे थोड़ी दूरियां बना लेते हैं। उसके बाद में डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आता है। अब चूँकि मर्द और औरत के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको एग्जामिन करने के लिए ज़्यादा डीप जाने की भी ज़रूरत नहीं है। लिहाजा 2 मिनट के अंदर ही डॉक्टर जो थे वो ये डिक्लेयर कर देते हैं कि ये लड़का नहीं बल्कि लड़की है। डॉक्टर्स जब इस तरीके से बताते हैं कि ये लड़की है तो जो पुलिस वाले थे उनके तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ती ही उड़ती हैं। लेकिन वो जो लड़की थी जो 4 साल के से इसकी पत्नी बनकर रह रही थी वो तो बेहोश होते होते बचती है। उसका हाल ऐसा था कि उसको पता ही नहीं था कि वो 4 साल से जिसकी पत्नी बनकर रह रही है वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। उसको तो समझ नहीं आता है कि ये क्या हो गया। अब जो भी धाराएं इसके ऊपर लगाई गई थी यानी 498A और शादी वाली धाराएं और कुछ और धाराएं, वो सारी धाराएं तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, क्योंकि ये शादी जो है वो भी कानून के दायरे में नहीं आ रही, तो फिर वो धाराएं इसके ऊपर कैसे लग सकती हैं। लिहाजा पुलिस वाले जो थे वो जितनी भी पुरानी धाराएं थी वो सारी की सारी धाराएं हटाते हैं और उसके बाद में नई धाराएं लगाते हैं, यानी 420 धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, इस तरीके की धाराएं जो हैं अब इस लड़की के ऊपर लगाई जाती हैं। अब सारी ही धाराएं पहले वाली किनारे हो चुकी थी, नई धाराएं लग चुकी थी 420 की, धोखाधड़ी की। लिहाजा पुलिस वाले अभी भी सख्ते में थे कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। एक महिला आती है, वो अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट लिखाती है, पति को उठाया जाता है, उससे जब पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि वो लड़का नहीं लड़की है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि वो लड़की है। लिहाजा पुलिस वाले अभी भी सख्ते में थे, सदमे में थे, इसलिए पुलिस वाले इसी कृष्णा सिंह से पूछताछ करते हैं और पूछने के बाद में कहते हैं कि अपनी कहानी तुम अपनी ज़ुबानी सुनाओ तो बेहतर होगा। कृष्णा सिंह के साथ साथ उसकी जो पत्नी थी, जो 4 साल से उसकी पत्नी बनकर रह रही थी और उसको नहीं पता था कि उसका पति एक लड़की है, यानी कृष्णा सिंह ने जो कहानी पुलिस को सुनाई, जो पत्नी बनकर रह रही थी उसने जो कहानी सुनाई, इन दोनों ने जो कहानी सुनाई उस कहानी को मिक्स कर कर अब मैं आप लोग को आगे की कहानी सुनाता हूँ। दरअसल ये जो लड़का कृष्णा सिंह, या फिर यूँ कहें कि ये जो लड़की है, इसकी पैदाइश होती है धामपुर में। धामपुर जो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस शहर है, और जब ये पैदा होता है या फिर कायदे से यूँ कहें कि पैदा होती है, तो इसका जो असली नाम था वो कृष्णा सिंह नहीं था, बल्कि इसका नाम था स्वीटी सिंह। अब जब इस लड़की का जन्म होता है इस परिवार में, तो उसके बाद में जैसे 6-7 साल गुजरते हैं, 8-10 साल की इसकी उम्र होती है, तो जैसा इसका घर बाहर से निकलना, तो लड़कों की तरह बाल रखती, लड़कों की तरह कपड़े पहनती, यानी एक तरीके से इसके जो दोस्त थे वो भी लड़के की तरह ही थे। यानी धीरे धीरे ये पूरी तरीके से लड़कों की तरह ही ढल चुकी थी। अब माँ बाप को लग रहा था कि अभी बचपना है, धीरे धीरे वक्त गुजरेगा, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन समय गुजरते गुजरते ये चीज़ें और बढ़ती गई और उसके बाद में इसने सोशल मीडिया पर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने अकाउंट्स बनाए। साल 2012 में हल्द्वानी की इस लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उसके बाद में इससे मोहब्बत की, उसके बाद में शादी की बात की, उसके बाद में अपनी माँ और अपने भाई को लेकर उसकी फैमिली के पास भी पहुँचता है। लेकिन जिस माँ को, जिस भाई को ये लेकर गया था वो इसके असली माँ और भाई नहीं थे, बल्कि वो इसके दोस्त थे, और जो माँ थी वो भाड़े की माँ थी।
और लड़की के घर वालों से बातचीत करने के बाद में शादी की डेट फिक्स होती है 14 फरवरी साल 2014। शादी होती है। शादी होने के बाद में ये उस लड़की को हल्द्वानी में ही एक 3 रूम का अपार्टमेंट किराए पर लेता है। वहीं पर उसकी अपनी दुल्हन को लेके जाता है। शादी में लगभग 40 लोग शामिल हुए थे और एक रिजॉर्ट में शादी हुई थी सॉरी। अब उसके बाद में उस होटल में जब ये लोग पहुंचते हैं, अब वो अमूमन शादी के बाद में सुहागरात होती है। तो ऐसे में जो पत्नी थी वो इंतज़ार कर रही थी। अब ये जो कृष्णा सिंह था ये कमरे के अंदर आता है। अच्छा, ये लड़की बताती है सारी बातें, इसे अब रियलाइज़ हो रही है, पहले रियलाइज़ इसको नहीं हुई थी, इसने इसे बस छोटी मोटी चीज़ ही समझा था। लेकिन अब जब पुलिस थाने में बैठी है और सारी चीज़ें इसके सामने आई हैं तब इसको रियलाइज़ हो रहा है। लड़की बताती है कि जैसे ही ये कमरे के अंदर आया तो ये वॉशरूम के अंदर चला गया। वॉशरूम के अंदर जाने के बाद में इसने कपड़े बदले। मैंने पूछा भी कि क्या कर रहे हो, तो बोल रहा है कपड़े बदल रहे हैं। अच्छा, मुझे बड़ा तहज्जुब भी हुआ क्योंकि लड़के आमतौर पर कोने में भी कपड़े बदल लेते हैं, लड़कियां ही जाती हैं वॉशरूम के अंदर कपड़े बदलने के लिए। लेकिन फिर मैंने इससे पूछा तो इसने कहा कि मेरी बस यही आदत है, मैं कमरे में ऐसे किसी के सामने कपड़े नहीं बदलता। जब ये वॉशरूम से बाहर आता है तो टी शर्ट और शॉर्ट पहना हुआ होता है। अब ये जो इसकी दुल्हन थी वो इससे गले लगने की कोशिश करती है। थोड़ा सा ये उसको गले लगाता है, उसके बाद उसको साइड कर देता है। उससे कहता है कि शादी वादी हो गई, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। लड़की समझती है कि चलो ठीक है, सोना चाहता है, हो सकता है कि शादी में थकान वकान हो गई है। उसके बाद में अगले दिन ऐसे ही उसके साथ में रहता है और उसके बाद में कहता है कि उसे अलीगढ़ जो उसकी दूसरी फैक्ट्री चल रही है वहाँ पर काम के सिलसिले में जाना है, बिज़नेस के सिलसिले में, और ये चला जाता है। वहाँ से 8-10 दिन के बाद लौट के आता है, लेकिन काफ़ी लेट आता है। इसी तरीके से समय गुजरने लगता है। कभी बहाना करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, लेकिन अभी इन दोनों के बीच में जो रिश्ते होते हैं वो रिश्ते कायम नहीं हुए थे। यानी पति पत्नी के बीच में कोई भी रिश्ता कायम नहीं हुआ था, जो आमतौर पे पति पत्नी के बीच में होना चाहिए, जो नीड्स भी होती है शादी के बाद। अब उसके बाद में बीच में ये एक तीर्थ यात्रा पे भी जाते हैं। वहाँ पर रास्ते में इसको एक तरीके से पेशाब भी आता है, जो ये कृष्णा सिंह है। तो ये जो लड़की होती है वो अपने पति से कहती है कि लड़के तो आमतौर पे ऐसे ही सड़क में अगर कहीं सन्नाटा होता है तो वहीं पर कर लेते हैं, कोने वोने में। तो ये कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। उसके बाद में बाकायदा एक वॉशरूम ढूंढता है, उस वॉशरूम के अंदर जाता है। हालांकि इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी ये वहाँ पर करता नहीं है। वॉशरूम जाता है, किवाड़ बंद कर वहाँ पर वॉशरूम से फारिग होता है, उसके बाद वापस आता है। लड़की को बड़ा अजीब भी लगता है, लेकिन लड़की ने उस समय ये सारी चीज़ें रियलाइज़ नहीं की थी। और मैंने जब उससे पूछा कभी कि ये सब कुछ क्या है, तो बस मुझसे यही कहा करता था कि बस मुझे इस चीज़ों की आदत है और मैं खुले में कभी शौच वगैरह नहीं करता। दोस्तों, ऐसे ही समय गुजरता रहता है और कई बार आमतौर पे ऐसा होता है, क्योंकि इस लड़की को एक बार शक भी हुआ कि अगर कोई लड़का घर के अंदर होता है तो आमतौर पे वो अगर गर्मी वगैरह होती है तो ऊपर कुछ नहीं पहनता, नीचे जो शॉर्ट्स वगैरह होते हैं पहन लेते हैं, या फिर सैंडो बनियान पहन लेता है। लेकिन कभी भी इसका जो पति कृष्णा सिंह था उसने कभी भी अपने ऊपरी हिस्से के जो कपड़े थे वो उतारे नहीं थे। यानी वो कभी भी शॉर्ट में रहता तो ऊपर से बढ़िया टी शर्ट पहनता और उसके अंदर एक बहुत टाइट बनियान पहनता। एक बार ये जो लड़की थी इससे ज़िद भी करती है। वो कहती है कि आखिरकार तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें आखिरकार किस से शर्म है, तुम क्यों और आदमियों की तरह नहीं रहते, जैसे लोग पुरुष अपने घर में रहते हैं वैसे तुम क्यों नहीं रहते। कभी नहा कर बाथरूम से बाहर आ जाओ, कभी ऐसा हो कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाइट नहीं है, तो उसके बावजूद तुम अपने कपड़े थोड़े से हल्के कर लो, आमतौर पे पुरुष कर ही लेते हैं, लेकिन तुम क्यों आखिरकार इस तरीके की चीज़ें नहीं करते हो। अब ये जो लड़का था ये आई गई बात को कर देता है, लेकिन अभी तक इसकी जो दुल्हन थी उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि वो एक लड़की के साथ में रह रही है। उसने ये सोचा ही नहीं था कि वो एक लड़की उसका पति हो सकती है। एक दिन आखिरकार वो अपने पति से बहुत ज़्यादा ज़िद करती है। ज़िद करने के बाद में वो कहती है कि मुझे तुम अपने ऊपर के कपड़े उतार के दिखाओ। एक तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप अभी बना नहीं है, दूसरी तरफ इस व्यक्ति ने कभी भी उसके सामने अपने ऊपर के जिस्म के कपड़े हल्के नहीं किए। इसलिए ये लड़की अब ज़िद करती है। जब ज़िद करती है तो उसके बाद में ये जो कृष्णा सिंह था वो अपनी ऊपर की टी शर्ट वगैरह उतार के दिखाता है। अब जैसे ही वो ऊपर की टी शर्ट उतार के दिखाता है लड़की की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि जो आमतौर पे फीमेल के पार्ट्स होते हैं और जो मेल के पार्ट्स होते हैं बॉडी पार्ट्स वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। लिहाजा उसके बाद में कृष्णा सिंह कहता है कि देखो मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे हार्मोन्स थोड़े गड़बड़ हैं, क्योंकि पहले आवाज़ को लेकर भी इस महिला ने थोड़ी सी आपत्ति जताई थी कि तुम्हारी आवाज़ ऐसी क्यों है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि दोस्तों मैं पर्सनली भी जानता हूँ ऐसे लोगों को जिनके हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं, तो उनकी आवाज़ जो होती है बहुत बारीक होती है, लेडीज़ की तरह होती है, लेकिन फिर भी वो मेल होते हैं। अब ऐसे में इसने उस समय तो हार्मोन्स का बहाना कर दिया, लेकिन अब जब इसने अपने कपड़े उतारे तो ये बोल रहा है एक तरीके से कि मेरे हार्मोन्स गड़बड़ हैं, और कई बार तुम देखते हो कि जो अंग होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। बाकायदा ये अपनी पत्नी को गूगल करके दिखाता है, क्योंकि पत्नी भी पढ़ी लिखी थी तो ऐसे तो मानने वाली थी नहीं। गूगल करके दिखाता है कि इस तरीके से देखो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाने की वजह से कभी कभी मेल की बॉडी पार्ट्स में भी चेंजेस हो जाते हैं, और बाकायदा ऐसा होता भी है कई बार केसों में।
तो इस तरीके से वो जो लड़की थी वो कन्विंस होती है। ये कहता है कि मैंने कई सारे डॉक्टर्स को दिखाने की कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों से कोई एतराज़ नहीं है और न मुझे कोई परेशानी है। अब ये जो लड़की थी खैर कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कन्विंस होती है, मानती है बात को, क्योंकि इसने अभी तक ये नहीं सोचा था ये किसी फीमेल के साथ में उसकी पत्नी बन के रह रही है। इसने ये सारी चीज़ें अभी तक सोची ही नहीं थी। अच्छा, फिर समय ऐसा ही गुजरता रहता है और समय गुजरने के साथ में ये जो बीबी थी, जो पत्नी थी, वो अपने पति के नज़दीक जाने की कोशिश करती है, लेकिन जो पति था वो नज़दीक आने को तैयार नहीं है। इसी बीच में ऐसा होता है कि साल 2016 में इस लड़की को ये खबर चलती है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। तो इसको रियलाइज़ होता है, हो सकता है ये मुझसे उस तरीके से करीब ना आता हो। साल 2016 में इस कृष्णा सिंह ने अपनी ही दोस्त की बहन के साथ में लव मैरिज कर ली, क्योंकि उसकी दोस्त की बहन थी तो वो अक्सर घर पे आया जाया करती थी। तो इसी दौरान इसने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। उसके बाद में उसी लड़की से भी प्रेम संबंधों में पड़कर उससे शादी कर ली। अच्छा, इस लड़की से भी उसी रिजॉर्ट में जाकर शादी की थी जिससे इसने पहली वाली बीवी से वहाँ जिस रिजॉर्ट में शादी की थी। अब धीरे धीरे वक्त गुजरा, जो पहली वाली पत्नी थी, क्योंकि अब इसी घर में लाके उसने उस लड़की को भी रख दिया था, तो कई बार ऐसा होता था कि तीनों लोग साथ में, यानी दोनों पत्नी है इसकी और ये जो कृष्णा सिंह है ये, लेकिन इन दोनों का भी ये नहीं पता है कि ये जो लड़का है ये लड़का है या फिर लड़की है। लेकिन चीज़ें उसकी कुछ ऐसी हैं कि दोनों के साथ में फिजिकल नहीं हुआ है, दोनों के साथ में कुछ रिश्ते नहीं बनाए। अब ऐसे में जो पहली वाली पत्नी होती है उसका कहीं ना कहीं सब्र का बांध टूटता है, इसलिए वो 14 फरवरी का ही दिन चुनती है जिस दिन उसकी शादी हुई थी। 14 फरवरी साल 2018 को ये पुलिस थाने पहुंचती है और उसके बाद में अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराती है। अच्छा, ये जो पहले वाली लड़की थी जिससे इसने शादी की थी, उसकी माँ से इसने तकरीबन इन 4 सालों के अंदर 8 से 8.5 लाख रुपए ले लिए थे फैक्ट्री डालने के बहाने। अच्छा, उसकी माँ भी ये सोचकर पैसे दे रही थी कि चलो ठीक है, लड़का अच्छा है, पैसे वाला है, तो अगर 8 लाख रुपए दे दूंगी तो कल को मेरी बेटी को ही फ़ायदा होगा। अब उसके बाद में इसकी दूसरी वाली दुल्हन को बुलाया गया थाने, उससे पूछताछ की गई तो दूसरी वाली लड़की ने बताया कि मुझे इसके साथ में कुछ ही दिन रहने के बाद में ये पता चल गया था कि ये मेल नहीं बल्कि फ़ीमेल है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि जब तुम्हें पता चल गया था तो फिर तुम चुप क्यों रही? तो उसके बाद में ये दूसरी वाली दुल्हन बताती है कि मुझे पता तो चल गया था, लेकिन इसने मुझे धमकी दी थी, साथ के साथ इसने मुझसे बहुत सारे पैसे भी ले रखे थे और मुझे धमकी दी थी कि अगर तुमने इस राज को फाश किया तो फिर तुम्हारी फैमिली में से या फिर तुम्हें किसी को जान से मार दूंगा। अब मैं डर गई थी, करती तो क्या करती। दूसरी तरफ ये भी था कि अगर समाज को ये बातें पता चलेंगी कि मैंने एक लड़की से ही शादी की है या फिर मेरे घर वालों ने एक लड़की से शादी कर दी, मैंने एक लड़की से मोहब्बत की थी, तो फिर समाज में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। तो एक तरफ ये डर कि ये मेरे परिवार में से किसी को मार देगी, या फिर दूसरी तरफ ये डर कि समाज का डर कि समाज क्या बोलेगा। अब उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो ये सोचते हैं कि आखिरकार एक लड़की लड़का बनकर 2 लड़कियों से शादी कर कर क्या हासिल करना चाहेगी। उसके बाद में इस कृष्णा सिंह से पूछा जाता है तो कृष्णा सिंह बताता है कि उसने बहुत सारे लोगों से पैसे उधार लिए थे। अब इसकी डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि इसने दर्जनों लोगों से पैसे ले रखे थे, किसी से लड़की बन के पैसे लिए तो किसी से लड़के बन के पैसे लिए। अब ये भी चाहता था कि ये लड़का बन के रहना चाहता था, लेकिन लड़का बन के रहेगा तो कोई इसकी बात का यकीन नहीं करेगा, इसलिए इसने सोचा कि अगर वो किसी लड़की के साथ में ऐलानिया शादी करेगा बाकायदा लोगों की नज़र में आके, तो लोग इसे मानेंगे कि हाँ ये लड़का है। इसीलिए इसने रिजॉर्ट में जाकर शादी की। उसके बाद में पुलिस इसके घर तक पहुंचती है, धामपुर तक। वहाँ से इसके पेपर्स डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि कक्षा 12 तक ये पढ़ा हुआ है। आधार कार्ड में, पहचान पत्र में, हर जगह इसका जो नाम था वो कृष्णा सिंह था और जेंडर जो था वो मेल था, लेकिन राशन कार्ड और जो मार्कशीट वगैरह थी उसमें इसका नाम स्वीटी सिंह, जेंडर फीमेल। अब इस तरीके से उन दोनों लड़कियों को इसने फंसाया, उनको एक तरीके से अपने प्यार के जाल में फंसाया, जबकि उस दोनों लड़कियों का इसमें कोई कसूर नहीं था। अब दोस्तों ये केस तो हो गया, बाकी सारे धाराएं हट गई और 420 की तमाम धाराएं लगी। उसके बाद में इसे जेल भेजा गया। बाद में ये जो कृष्णा सिंह उर्फ स्वीटी सिंह ये ज़मानत पर छूटकर बाहर आ जाता है, लेकिन वो जो दोनों लड़कियां थीं, जो दोनों इसकी पत्नियां थीं, अब वो इसके साये से भी अपने आप को दूर रखे हुए हैं। दोस्तों इसीलिए मैंने इस पूरी कहानी के अंदर उन दोनों लड़कियों का नाम नहीं लिया, क्योंकि अगर दोनों लड़कियों का नाम आएगा, लोग फोटोग्राफ्स देखेंगे तो दूसरों के ऊपर हंसना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन जबकि इस पूरी कहानी के अंदर दोनों लड़कियों का कोई दोष नहीं था, तो अभी उनके आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है, वो अपनी ज़िंदगी बसा सकती हैं, अपनी नई शुरुआत कर सकती हैं, और जो अतीत, जो एक काली परछाई उनके सामने थी, उससे उन्होंने पीछा छुड़ा लिया है। लेकिन दोस्तों बड़ी हैरानी होती है कि एक लड़की जो खुद एक लड़का बनती है और उसके बाद में 2 लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब कर देती है। आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं?
आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स हैं इसमें बालिश बिहारी लिखते हैं, मलिक साहब जी नमस्कार। सर जी कोई कुछ भी बोले आपको, लेकिन आपके ऊपर हमें बहुत विश्वास है जी, जो कहानी आप कितने दिन से सुन रहे हैं। और सर थैंक्स सर जी। तो बालिश बिहारी जी मेरे भाई, यही वजह है कि आपका प्यार है कि मैं आपके सामने क्राइम स्टोरीज डेली लेके आता रहता हूँ। हालांकि व्यूज़ उतने नहीं हैं, लेकिन आप लोग का प्यार मुझे खींच लाता है। दिनेश कुमार लिखते हैं बहुत बढ़िया कहानी है मेरे भाई, शुक्रिया आपका। मोहम्मद रियाज लिखते हैं नाइस सर, कहानी बहुत बढ़िया है, धन्यवाद सर जी। तो मोहम्मद रियाज जी मेरे भाई शुक्रिया। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं नाइस मेरे भाई, बहुत बढ़िया कहानी है, दिनेश कुमार जी शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं गुड जॉब भाई, तो शुक्रिया मेरे भाई। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, कहानी बहुत बढ़िया है और मैं आपकी कहानी डेली सुनता हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। ए के खान लिखते हैं सुपर स्टोरी भाई, ए के खान जी शुक्रिया। शरीफ मोहम्मद लिखते हैं ए ग्रेट जॉब डन बाय यू, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। धीरज सिंह लिखते हैं जय श्री राम भैया, आजकल रिश्तों में यही चल रहा है, चाहे यही चल रहा है भाई, हमेशा खुश रहो भाई, तो शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में अगला जो कमेंट है एमडी अली शेर आलम करके नाम है इनका, और लिखते हैं प्रणाम भैया, आपकी कहानी सुनते रहते हैं और स्पौल बिहार प्रतापगंज सऊदी अरबिया से सुन रहे हैं, सऊदी अरबिया से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। मुकेश कुमार कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। दिनेश कुमार जी सुनते हैं, शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। साहिल जी कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। शान आलम है लिखते हैं सर लोनी गाज़ियाबाद से कहानी सुनता हूँ, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। सरफराज सिद्दीकी लिखते हैं भाई आप जितनी मेहनत करते हैं उतने कमेंट्स नहीं मिलते, जो कि इसमें आपकी कहीं से कोई गलती नहीं है, इतने अच्छे से कवरेज करते हैं, ऐसा लगता है कि हम आपकी आंखों से वो स्टोरी देख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह आपको कामयाब करेगा, मेरा फुल सपोर्ट है भाई। तो सरफराज सिद्दीकी जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं, मंसूरी भाईजान आगे लिखते हैं भाई जी हम आपकी कहानी को सऊदी अरबिया से सुनते हैं, शुक्रिया मेरे भाई। संजू यादव हैं लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, राजस्थान से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज सिद्दीकी हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, सब खैरियत से भाई जी, वहाँ सब खैरियत सब बढ़िया। राइडर लॉक हैं लिखते हैं मलिक भाई आप रॉबरी की किडनैपिंग वाली स्टोरी सुनाएं, आई एम डैम श्योर दर्शक को आपकी ज़ुबानी पसंद आएगी। शाहनवाज जी, तो शाहनवाज जी आज की कहानी बिल्कुल डिफरेंट थी, अब संबंधों की नहीं थी, आप लोगों ने सुनी होगी, देखते हैं इस पर कितने व्यूज़ आते हैं। दिनेश कुमार लिखते हैं माई वाइफ आल्सो लाइक योर स्टोरी, शुक्रिया। उसके बाद में शरीन शर्मा लिखते हैं मलिक भाई बुरा समय आ गया है और प्यार सिर्फ यूज करने का नाम रह गया है, शुक्रिया। उसके बाद में अली रेहान लिखते हैं नाइस स्टोरी भैया, मुंबई नाला सुपारा की कहानी सुनाओ। तो मुंबई नाला सुपारा की वो कहानी जिसमें एक महिला ने अपनी पति को अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही कमरे में टाइल्स लगाकर, ऊपर से टाइल्स लगा दी, नीचे उसको दफना दिया। तो आप देखेंगे तो तीसरी चौथी कहानी आप लोग को मिल जाएगी। कहानी को मैंने ही कवर किया था, सारे क्राइम रिपोर्टर्स को अगर आप मिलाएंगे तो सबसे पहले उस कहानी को मैंने ही कवर किया था। साहिल कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। उसके बाद आगे लिखते हैं नरगिस बानो लिखती हैं धोखेबाज हैं इसलिए किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, शुक्रिया। राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराष्ट्र से सुनते हैं, नमस्ते सर जी, मेरा मतलब है कि आप स्टोरी सुनकर अपना काम ख़त्म कर सकते हैं पर आप कमेंट्स रीड करना अपनी ड्यूटी समझते हैं। सर जी स्टोरी सारी अच्छी होती हैं, सो सॉरी सर जी, आपकी वॉइस गुड है इसलिए डेली सुनती हूँ, थैंक्स सर जी। प्रदीप वर्मा जलंधर पंजाब से, तो प्रदीप वर्मा जी जलंधर पंजाब से आप कहानी सुनती है मेरी बहन, मैंने तो बस यूँ ही बोल दिया था, खैर आपका शुक्रिया। ए खान लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, माफ़ी चाहता हूँ मैं गांव में खेतीबाड़ी में बिजी था, शुक्रिया मेरे भाई आपने मुझे बताया। हेमंत कोकरे हैं ज्योति को फंसाया गया, सुल्त्यागी है लिखते हैं मलिक भाई साहब बुरा समय आ गया है और प्यार व्यार नहीं है सब फ्रॉड है। रेनू सुल्त्यागी शियाना बुलंदशहर से सुनते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर से, ये सामान खराब होता है किसी को भी मरवा दे, औरत इस काम के लिए बनी है। तो आपने अपना कमेंट्स किया, शुक्रिया। उसके बाद में लो फी सॉन्ग है लिखते हैं तुम्हारी समाज वालों की कमेंट्री पढ़ते हो, हमारे नहीं पढ़ते, ये मेरा 7वां कमेंट्स है। तो लो फी सॉन्ग जी मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप देखेंगे मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरी सब जो है वो मेरी ही कम्युनिटी है, आप जितने भी लोग हैं सब मेरी कम्युनिटी है, मैं एक भारतीय हूँ और आप भी भारतीय हैं। तो आपने जो भी कमेंट्स किए होंगे मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपने हमारी ओल्ड वीडियोस पे किए होंगे, नए वीडियोस पे अगर आप कमेंट्स करेंगे तो एक भी कमेंट्स मिस नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। नरगिस बानो जी कमेंट्स करती हैं, सचिन चौधरी जी कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।